नमस्ते दोस्तों, आज हम इस वीडियो लेक्चर में डेली करंट अफेयर्स सीरीज से 11 अप्रैल 2024 के करंट अफेयर्स को स्टडी करेंगे, जिसमें हम यहाँ लिखे गए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे डिटेल में डिस्कशन करेंगे। अगर आप इस वीडियो लेक्चर का पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे आपको एक टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी। उस लिंक पे क्लिक कीजिए, चैनल को ज्वाइन कीजिए और आपको उस चैनल पे डेली करंट अफेयर्स के पीडीएफ मिलते रहेंगे। आपको ये भी बता दूं कि आपको इस वीडियो के एंड तक बने रहना है, क्योंकि एंड में हम आज के करंट अफेयर्स से रिलेटेड एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। और आप तो जानते ही है कि लगभग हर एग्जाम में आजकल जो क्वेश्चंस आने लगे वो मैक्सिमम करंट अफेयर्स से आते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा एमसीक्यू की प्रैक्टिस करना, ताकि आप हर एग्जाम को क्लियर कर सके। तो एमसीक्यूज के आंसर्स आपको जो भी सही लगते हैं उसे कमेंट सेक्शन में लिखना है, ताकि मैं समझ पाऊँ कि कितने लोग सीरियसली क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए आज के लेक्चर की शुरुआत करें। तो कल जो मैंने क्वेश्चंस पूछे थे करंट अफेयर्स के, उसके सही आंसर जिन एस्पिरेंट्स ने दिए हैं उनके नाम है आकांक्षा लूचे और शीतल मेश्राम। सो जो 11 अप्रैल 2024 की हमें सबसे पहली न्यूज़ देखने मिल रही है वो है करंट डिपॉजिट रेशो को देख के। अब आपको ये नाम से ही पता चल रहा होगा, क्रेडिट डिपॉजिट रेशो। क्रेडिट डिपॉजिट रेशो का जो सिलेबस है वो तो इकोनॉमी में ही जाएगा, क्योंकि डिपॉजिट की बात है, क्रेडिट की बात है, तो ये सिलेबस इकोनॉमी में जाता है। बट आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको सबसे पहले क्रेडिट डिपॉजिट रेशो क्या है ये सिंपल लैंग्वेज में क्लियर करके देता हूं। तो देखिए, कुछ ऐसी बेसिक चीजें हैं बैंकिंग से रिलेटेड जो आप बिल्कुल जानते हैं। आप ये जानते हैं कि बैंक जो होता है ये दो काम करता है, एक तो आपसे डिपॉजिट लेता है और आपको लोन देता है। अब आप अगर सोचो कि बैंक ये जो लोन दे रहा है लोगों को, ये लोन के पैसे बैंक ला कहां से रहा है, तो बैंक वो पैसे लाता है जो लोग पैसे डिपॉजिट करते हैं उसी में से। तो आप बैंक में डिपॉजिट करते हो और वो पैसा बैंक किसी और को लोन के तौर पे दे देता है, बट पूरा पैसा नहीं देता है। कुछ पैसा जो है वो, कुछ रुपीस जो है वो बैंक को अलग से रखने पड़ते हैं, कुछ आरबीआई के पास रखने पड़ते हैं। ये भी आपको आगे पता ही चलेगा इकोनॉमिक्स में, बट फिलहाल ये बेसिक चीज याद रखिएगा, आप डिपॉजिट करते हैं और इसी पैसे में से बैंक लोन देता है। अब यहाँ पे इतना ही याद रखिए, ठीक है फिलहाल, फिर मैं आपको बताता हूँ आगे हो क्या रहा है। अब डेटा जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से जो आया है वो रिवील कर रहा है कि क्रेडिट डिपॉजिट रेशो जो है वो हाईएस्ट लेवल पे पहुंचा है 20 साल, पिछले 20 साल में तो ये सबसे ज्यादा ही देखने मिला है, ऐसा कहा गया है। अब यहाँ पे आपको बैंक के दोनों काम पता है। अब आते हैं सवाल क्रेडिट डिपॉजिट रेशो क्या है इस पे, बट वहां भी जाने के पहले आपको ये बता दूं कि ये जो क्रेडिट डिपॉजिट रेशो है ये बढ़ गया। इसका मतलब ये है कि बैंक ज्यादा डिपॉजिट बेस्ड, दैट मोर ऑफ द बैंक डिपॉजिट बेस्ड इज बीइंग यूटिलाइज्ड फॉर लोन। यानी जितना डिपॉजिट आपने जितना भी बैंक के पास लोगों के डिपॉजिट आए, फॉर एग्जाम्पल जितने भी लोगों ने डिपॉजिट किए हैं बैंक के पास, उसमें से बैंक ने उस डिपॉजिट में से ज़्यादा पैसा लोन की तौर पे दे दिया है। ये अगर बैंक ज़्यादा देता है तो ये क्रेडिट डिपॉजिट रेशो जो होता है ये बढ़ने लगता है। देखिए, पैसे डिपॉजिट करते हैं वो, और क्रेडिट यानी बैंक लोन देता है वो, तो इन दोनों के बीच का रेशो बढ़ना, यानी बैंक में जो पैसा डिपॉजिट हो रहा है उसमें से ज़्यादा पैसे बैंक लोन करके लोगों को दे रहा है। ये अच्छे से याद रखिएगा। कौन से लोन देता है, तो होम लोन देता है, बाकी कंजम्पशन रिलेटेड लोन देता है। तो ये क्रेडिट डिपॉजिट रेशो अब आपको क्लियर हो गया होगा। तो देख लेते हैं, अब आपको पढ़ने से सब कुछ पता चल जाएगा। क्रेडिट डिपॉजिट रेशो जो होता है ये एक रेशो है, फाइनेंशियल मेट्रिक है, जो मेजर करता है प्रपोर्शन ऑफ अ बैंक्स डिपॉजिट बेस दैट इज यूज्ड फॉर लेंडिंग यानी लोन देने में, यानी कर्जा देने में जो बैंक ने यूज किया है वो पैसा, उसको कहा जाता है, हम कहेंगे कि लेंडिंग को यूज किया हुआ पैसा। और बैंक में जो डिपॉजिट करते हैं उसको कहते हैं बैंक डिपॉजिट बेस। तो सबसे ज्यादा बैंक में जो डिपॉजिट हुआ है उसमें से ज्यादा पैसा क्रेडिट के तौर पे दिया गया, जैसे मैं आपको बता चुका हूं। तो इसको कैलकुलेट किया जाता है कैसा, तो टोटल लोन एक्सटेंडेड बाय बैंक बाय इट्स टोटल डिपॉजिट। फॉर एग्जाम्पल किसी बैंक में अगर 1 करोड़, या फिर हम ऐसा एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, किसी बैंक में 1 लाख रुपए है, 1 लाख रुपीज, और उसमें से बैंक ने लोन दे दिया 50,000 का, तो यहाँ पे इसको डिवाइड किया जाएगा, यानी यहाँ पे इसमें रेशो निकलेगा, यानी अब आपको पता है 1:2 ऐसा रेशो निकलता है। तो ऐसे रेशो निकलते जाते हैं। तो रेशो जो होगा वो हाईएस्ट आपको देखने मिल रहा है इस बार का, यानी बैंक ने ज़्यादा से ज़्यादा जो पैसे वो डिपॉजिट में से वो क्रेडिट के तौर पे दे दिया, यानी लोन के तौर पे दे दिया। हायर रेशो इंडिकेट करता है कि लार्जर पोर्शन ऑफ बैंक डिपॉजिट ये लेंट आउट किया गया, यानी लोन के तौर पर दिया गया, क्रेडिट के तौर पर दिया गया। और लो रेशो अगर है वो सजेस्ट करता है कि ज़्यादातर डिपॉजिट जो होते हैं वो बैंक ने अपने पास ही रखे और बाकी जगह पर इन्वेस्ट किए, लोन ज़्यादातर नहीं दिया। अब रेशो ज़्यादा यानी लोन ज्यादा दिया है, ज्यादा से ज्यादा लोन दिया गया। फॉर इंस्टेंस इफ अ बैंक हैज अ क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो ऑफ 80%, अब यहाँ पे जो मैंने निकाल के दिया वहां पे आपको फिर भी लगभग 50% का देखने मिल रहा है। तो 80%, इट मींस 80% ऑफ इट डिपॉजिट इज बीइंग यूज्ड टू प्रोवाइड लोन। अभी जो मैंने आपको निकाल के दिया ना 1 लाख और 50,000, वहां पे आपको 50%
पता चल रहा है 50%। अब अगर 80% है, इसका मतलब क्या कि बैंक ने 80%, जितना भी बैंक के पास है उसमें से 80% बैंक ने लोन के तौर पे दे दिया। तो ये रेशो बहुत क्रुशियल है, जिससे बैंक की लिक्विडिटी और लेंडिंग कैपेसिटी देखी जाती है। लिक्विडिटी यानी बैंक के पास कितना कैश है, और लेंडिंग कैपेसिटी यानी बैंक कितना दे सकता है, कितना पैसा लोन के तौर पे दे सकता है। ये इस रेशो को देखते हुए हम निकाल सकते हैं। तो इस तरह से क्रेडिट डिपॉजिट रेशो होता है। बहुत डिफिकल्ट है नहीं समझने के लिए, और हम कहते हैं कि ये इकोनॉमिक का जो सिलेबस में गया हुआ करंट अफेयर है, क्रेडिट डिपॉजिट रेशो, इसका सोर्स जो था वो था लिव मिंट। अगली जो हमें न्यूज़ देखने मिल रही है वो है लैवेंडर के कल्टीवेशन को लेके। लैवेंडर तो आपको पता ही होगा, एक फूल होता है और काफ़ी अच्छा उसकी खुशबू होती है। तो ये लैवेंडर के कल्टीवेशन को लेके है। तो इसका सिलेबस जाता है एग्रीकल्चर में, बिल्कुल एग्रीकल्चर में ही जाएगा क्योंकि कल्टीवेशन की बात की गई है। अब हुआ क्या, जब लैवेंडर कल्टीवेशन को पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था, कहाँ पे और कब, तो कश्मीर में। कश्मीर में कहाँ, तो डोडा डिस्ट्रिक्ट में। डोडा डिस्ट्रिक्ट जो कश्मीर, जम्मू कश्मीर में, ठीक है, जम्मू कश्मीर में जो डोडा डिस्ट्रिक्ट आता है वहाँ, और उसमें भी भादरवा सब डिवीजन करके जो जगह है वहां पे इंट्रोड्यूस किया गया था लैवेंडर के कल्टीवेशन को। तो 2015 में ये इंट्रोड्यूस किया गया था। तो ज्यादातर जो फार्मर थे उन्होंने इसे अडॉप्ट नहीं किया। ज्यादातर फार्मर बोले कि नहीं, हम इसे थोड़ा रिस्की मानते हैं या फिर हम इसे अडॉप्ट नहीं कर सकते, और कुछ फ्यू फार्मर ने इसे अडॉप्ट किया था। बट आज ये हाल है कि अर्ली अडॉप्टर्स जो है, काफी लोगों ने इसे अडॉप्ट कर लिया, और इस कारण कल्टीवेशन जो है काफी बढ़ गया है। कल्टीवेशन बढ़ा तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ा। 30 से 40 लोग हम कहेंगे कि फुल टाइम बेसिस पे हर एक जितने भी हम कहेंगे फार्म है या जितने भी डिस्टिलेशन यूनिट्स है वहाँ पे काम कर रहे हैं। तो एम्प्लॉयमेंट जो है वो भी बढ़ा है। तो हम कहेंगे कि 30 to 40 एम्प्लॉयज़ है हर एक ईच ऑन फुल टाइम बेसिस। उनका खुद का डिस्टिलेशन यूनिट है। यानी आप सोचिए कि इतने लोग काम करें डिस्टिलेशन यूनिट पे। डिस्टिलेशन यानी यहाँ पे डिस्टिलेशन चलता है जो लैवेंडर लेके जाते हैं, क्योंकि लैवेंडर का यूज़ क्या होता है, लैवेंडर ऑयल बनाने में। तो लैवेंडर ऑयल के लिए डिस्टिलेशन यूनिट होते हैं, और उसकी जो मार्केट देयर प्रोडक्ट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री है ना। तो और फिर वहाँ से वो अलग अलग देश के हिस्से में उसे बेचते हैं। तो ये सब चीज़ों के लिए 30 से 40 लोग एक इसमें तो है ही। तो काफ़ी अच्छी ये बात आपको देखने मिल रही है। लैवेंडर कल्टीवेशन को देख के काफ़ी पॉजिटिव बात है, काफ़ी पॉजिटिव एक चीज़ है। बैकग्राउंड क्या है, तो CSIR का फुल फॉर्म याद रखना है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इनका एक अरोमा मिशन है। अरोमा मिशन जो है वो जो खुशबूदार जो भी फूल और ये सब है उनसे रिलेटेड। अरोमा यानी आपको पता है जिससे खुशबू आती है वो। तो अरोमा मिशन इनका चलाया जा रहा है। ये जो अरोमा मिशन है ये प्रोजेक्ट है CSIR का, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। और इसी अरोमा मिशन के अंडर लैवेंडर का कल्टीवेशन जो होता है उसको प्रमोट किया जा रहा है। कहाँ पे, तो टेम्परेट रीजन्स में। टेम्परेट रीजन्स कहाँ के, तो जम्मू एंड कश्मीर के टेम्परेट रीजन्स। तो टेम्परेट रीजन जो जम्मू कश्मीर के, जम्मू कश्मीर टेम्परेट रीजन में आता है, ठीक है। तो आपको पता है कि कुछ रीजन आता है ट्रॉपिकल, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो रीजन है ये ट्रॉपिकल रीजन होता है। फिर उसके ऊपर जो रीजन होता है वो टेम्परेट रीजन होता है। तो ये आपको ये सब चीज़ें पता ही है ज्योग्राफी की। तो हम कहेंगे कि ये जो टेम्परेट रीजन में आता है जम्मू एंड कश्मीर, ये जम्मू एंड कश्मीर के यहाँ पे इसको प्रमोट किया जा रहा है लैवेंडर कल्टीवेशन को। एम क्या है इस प्रोजेक्ट का, कि हमें इनकम बढ़ानी है, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स की इनकम बढ़ानी है, और डेवलप करना एग्रीकल्चर बेस्ड स्टार्टअप्स। यानी एग्रीकल्चर बेस्ड स्टार्टअप बनेगा, जैसे ये लोग खुद के डिस्टिलेशन यूनिट्स बढ़ा पाएंगे। तो लैवेंडर के अलावा जो अरोमा मिशन है उसका एम ये भी है कि साइंटिफिक रिसर्च करना और डेवलपमेंट करना, कि किस तरह से और भी अच्छा कल्टीवेशन हो सकता है इन एरोमेटिक प्लांट्स का, सच एज रोज, लेमन ग्रास, रोजमेरी, वाइल्ड मैरीगोल्ड। इससे भी काफ़ी एरोमेटिक प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। तो काफ़ी ये ज़रूरी है एक तरह से फार्मर्स की इनकम बढ़ाने के लिए। अब लैवेंडर कल्टीवेशन न्यूज़ में रहा तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। लैवेंडर जो है विच कैन बी ग्रोज इन एरिया, कहाँ पे ग्रोन इन एरिया, कहाँ पे ये बनाया जा सकता, कहाँ पे उगाया जा सकता है, तो जहाँ पे स्नोफॉल होता है, जहाँ पे हिली टेरेन होता है, वहाँ पे ये कहीं ना कहीं ये जो हम कहेंगे फूल है ये आते हैं, ब्लॉसम्स एंड, और यानी वहाँ पे छोटी मोटी बारिश से लेके हर चीज़ चलती है। एंड इज़ रेडी फॉर हार्वेस्टिंग, है ना। कितने टाइम में, तो 2.5 years आफ्टर इट इज़ प्लांटेड। यानी जब भी आप इसको प्लांट करोगे उसके बाद 2.5 साल में आपको यहाँ से ये प्लांट जो ये फूल देना शुरू करेगा और आपको कुछ फ़ायदे होना शुरू हो जाएंगे। कुछ प्लांट जो होते हैं वो 18 से 20 साल तक यहाँ पे आपको फूल देते हुए दिखते हैं। यानी उनकी इतनी बड़ी लाइफ होती है, 18 to 20 years वो फूल देते हैं। और उनको बहुत ज़्यादा इंसेक्टिसाइड भी नहीं डालने पड़ते हैं, ना पेस्टिसाइड्स
डालने पड़ते हैं, ना ही आपको ज़्यादा उसके लिए केमिकल यूज़ करने पड़ते हैं, जैसे कि मीज़ के लिए और पैडी के लिए। तो हम कहेंगे ये बहुत अच्छी बातें हैं कि ये इजीली आ जाते हैं। और लैवेंडर के यूजेस काफ़ी सारे, लैवेंडर से परफ्यूम्स बनाए जाते हैं, सोप बनाए जाते हैं, अगरबत्ती बनाई जाती है, रूम फ्रेशनर्स बनाए जाते हैं। लैवेंडर का जो ऑयल होता है उसके काफ़ी कामिंग इफेक्ट माने जाते हैं, स्ट्रेस बस्टर है। जो भी लोग स्ट्रेस में, उसको वहाँ पे अगर आप उनको लैवेंडर का ऑयल सिर पे लगा के देंगे तो काफ़ी उनको काम फील होता है। तो ऐसे भी इफेक्ट है। तो CSIR जो है वो डेवलप कर रहा है एक एलिट वेराइटी ऑफ लैवेंडर, जो कि बहुत अच्छा है टेम्परेट रीजन में, जो अच्छे से आ सकता है जम्मू एंड कश्मीर के। और कहीं ना कहीं फ्री सैपलिंग्स बांटे जा रहे हैं फार्मर्स को, और एंड ऑल्सो इंस्टॉल्ड डिस्टिलेशन यूनिट्स फॉर एसेंशियल ऑयल एक्सट्रैक्शन, है ना। और कहीं ना कहीं उसमें भी हेल्प की जा रही है कि वो अपने डिस्टिलेशन यूनिट्स भी बनाए कुछ कुछ रीजन्स जो है वहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर के। तो आप जो सक्सेस देख रहे हैं लैवेंडर कल्टीवेशन का जम्मू एंड कश्मीर में, इससे आपको एक पर्पल रिवॉल्यूशन जो है वो आते ही दिखता है। पर्पल रिवॉल्यूशन रिलेटेड टू लैवेंडर आपको देखने मिलता है, थोड़ा पर्पल कलर के आपको लैवेंडर देखने मिलते हैं। तो अलग अलग वेराइटी ऑफ लैवेंडर जो होते हैं वो सूटेबल है कल्टीवेशन के लिए। जहाँ पे काफ़ी अच्छी बारिश आती है, जो टेम्परेट रीजन होते हैं इंडिया के, वहाँ पे काफ़ी अलग अलग वेराइटी ऑफ लैवेंडर की कल्टीवेशन हो सकते हैं। क्रॉप जो होता है उसको ऑफिशियल इंट्रोड्यूस किया गया था भादरवा डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ पे, जो है हम कहेंगे CSIR है, उन्होंने CSIR ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन दैट इज IIIM के साथ मिलकर जम्मू में इन 2015 में इसे लाया था। यह जम्मू का जो है ये IIM IIM है, ठीक है। IIM यानी मैनेजमेंट वाला नहीं, मेडिसिन वाला। अब अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल्स का ऐसा कहना है कि 700 एकड़ से भी ज़्यादा जो फार्म लैंड है वहाँ पे लैवेंडर का कल्टीवेशन किया गया है 2017 के बाद से, अगर आप देखो तो। उसके बाद 100 एकड़ जो है और हमने उसमें ऐड किया है अब तक। तो बहुत बड़ा, यानी 800 एकड़ के आसपास एरिया में क्या जो लैवेंडर का कल्टीवेशन है वो किया जा रहा है। CSIR प्लान कर रहा है कि लैवेंडर के प्लांट्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाए फार्मर्स को और भी जगह पे, जैसे कठुआ, राजौरी डिस्ट्रिक्ट है, पूंछ डिस्ट्रिक्ट है, जम्मू वैली है, बिसाइड्स उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और नॉर्थ ईस्ट, यहाँ भी जो दे रहे हैं उस तरह से यहाँ भी डिस्ट्रीब्यूट किए जाए। ये सब चीज़ें अभी सोची जा रही है और लैवेंडर के कल्टीवेशन पे काफ़ी ध्यान दिया जा रहा है। तो इस तरह से लैवेंडर का कल्टीवेशन न्यूज़ में रहा और इसका जो सोर्स था इस करंट अफेयर का वो था इंडियन एक्सप्रेस। अगला जो हमें करंट अफेयर देखने मिल रहा है वो है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल को लेके। यस, एक काउंसिल है जो कि कोऑपरेशन के लिए काम करता है। किसके कोऑपरेशन के लिए? तो गल्फ की जो कंट्रीज है वो गल्फ कंट्रीज के मिलके इन्होंने काउंसिल बनाया ताकि वो सब कोऑपरेशन के साथ काम कर सके। आपको पता है ये कंट्रीज में ऑयल काफ़ी अच्छे से निकलता है। अब यहाँ पे गल्फ कंट्रीज यानी कौन सी होगी, तो मैं आपको ये बता दूं कि जो गल्फ होते हैं ना, वैसे एक पर्शियन गल्फ है। पर्शियन गल्फ में जो कंट्रीज बॉर्डरिंग है वो कंट्रीज को गल्फ कंट्रीज कहा जाता है, पर्शियन गल्फ, ठीक है। तो यहाँ की कंट्रीज, इसको जो बॉर्डर करती है कंट्रीज वो होती है गल्फ कंट्रीज। तो इसका जो ये है सिलेबस वो करंट इवेंट्स में जाता है। रिसेंटली हुआ क्या है, पहली बार जब से बना है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल GCC, उन्होंने अनाउंस किया है विजन फॉर रीजनल सिक्योरिटी इन रियाद। अब आप बोलोगे रियाद क्या है? रियाद जो है ये सऊदी अरेबिया का कैपिटल है, कैपिटल ऑफ सऊदी अरेबिया, दैट इज रियाद। रियाद नाम का जो शहर है वहाँ पे बात की गई है रीजनल सिक्योरिटी की, कि वहाँ पे हमें रीजनल सिक्योरिटी जो होती है वो काफ़ी अच्छी करनी है, यानी कोऑपरेशन के साथ वहाँ सिक्योरिटी पे हमें ध्यान देना है। GCC जो होता है इसका काफ़ी सिग्निफिकेंट रोल है, क्योंकि रीजनल अफेयर्स जो चलते हैं इनके सबके देश में, या फिर जो भी कोऑपरेशन चलता है अलग अलग डोमेन में, उसमें ये लोग मिलके काम करते हैं पूरे देश। तो ये इसके बारे में भी थोड़ा सा हम जान लेते हैं, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल क्या है। तो ये जो GCC है इसको कोऑपरेशन काउंसिल फॉर अरब स्टेट्स ऑफ द गल्फ भी कहा जाता है। ये एक रीजनल इंटर गवर्नमेंटल पॉलिटिकल इकोनॉमिक यूनियन है। रीजनल इसलिए क्योंकि एक एक रीजन इससे जुड़ा हुआ है और एक एक रीजन के लिए ये काम करते हैं। इंटर गवर्नमेंटल इसलिए क्योंकि अलग अलग देश की सरकारें इससे जुड़ी हुई है। पॉलिटिकल जो भी इश्यूज है उस पर भी ये कोऑपरेशन का काम करता है, या इकोनॉमिकली भी एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। व्यापार की बात हो, ट्रेड की, या कोई भी बात हो, उसके लिए एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। GCC जो है उसमें 6 मेंबर कंट्रीज है, इसको अच्छे से याद रखना है। 6 कंट्रीज जो है अरेबियन पेनिनसुला में वो है बहरीन, कुवैत, ओमान, कतार, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स UAE। तो GCC जो होता है इसको 1981 में बनाया गया था, एक चार्टर साइन करके। चार्टर को साइन किया गया था अबू धाबी सिटी में। अबू धाबी जो होता है वो UAE में है, और ये चार्टर साइन किया गया था 25 मई 1981 को, करस्पॉन्डिंग टू 21 रजब
1401 ऑन इस्लामिक कैलेंडर। ओके, तो इस्लामिक कैलेंडर में ये मंथ है, ये डेट है और ये ईयर है, और उस वक्त का ईयर जो था वो 1981 था इंग्लिश कैलेंडर के अकॉर्डिंग, और 25 मई था। तो इस तरह से यहाँ पे ये चार्टर को साइन किया गया। तो ये जो जीसीसी है, ये इसका एम यही है कि इकोनॉमिक, साइंटिफिक और बिजनेस कोऑपरेशन चलते रहे मेंबर स्टेट्स के बीच में, यानी ये सब अपनी इकोनॉमी की तरफ मिलके ध्यान दे और सबको अच्छे से इकोनॉमी को रखने की कोशिश करे। साइंटिफिकली जो भी साइंटिफिक टेक्नोलॉजी या साइंटिफिक जो भी एडवांसेस आपके कंट्री में हो रहे हैं, दूसरों के साथ शेयर करे, कोऑपरेशन के बेसिस पे सब मिलके काम करे, बिजनेस के लिए भी एक दूसरे को कोऑपरेट करे, ये सब चीज़ें जीसीसी करते रहता है। उसी के अलावा एक प्लेटफॉर्म है रीजनल कोलैबोरेशन और कोऑर्डिनेशन का, सब मिलके यहाँ पे कोऑर्डिनेट करते, कोलैबोरेशन के साथ काम करते, और इसका मेन हेडक्वार्टर जो है वो रियाद में ही है। रियाद मैंने आपको बताया सऊदी अरेबिया का कैपिटल शहर है, कैपिटल ऑफ सऊदी अरेबिया। पेनिनसुला शील्ड फोर्स जो होता है, यहाँ पे इनके एक पास एक फोर्स भी है जिसको पेनिनसुला शील्ड फोर्स कहते हैं। ये एक मिलिट्री आर्म है जीसीसी का। इन सब ने मिलकर अपना एक मिलिट्री भी बना के रखी हुई है। 6 देशों ने मिलकर इसको पेनिनसुला शील्ड फोर्स कहा जाता है। इसको 1984 में बनाया गया था। तो ये मिलिट्री जो है, इसके थ्रू भी कुछ जो भी इश्यूज है उसको भी सॉल्व किए जा सकते हैं। इस तरह से जीसीसी जो है ये न्यूज़ में रहा है, और यहाँ पे न्यूज़ का जो सोर्स था वो था अरब न्यूज़। उसके बाद की हमें जो न्यूज़ देखने मिल रही है वो है टीसैट 1A सैटेलाइट को लेके। टीसैट 1A सैटेलाइट, अब सैटेलाइट आया तो इसका सिलेबस जाएगा साइंस में। तो साइंस में, साइंस और टेक्नोलॉजी में यहाँ से क्वेश्चन आएगा इस सिलेबस में टीसैट 1A सैटेलाइट से। तो हुआ क्या है, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, ये एक कंपनी है, TASL जिसको कहा जाता है। उन्होंने एक रिमार्केबल माइलस्टोन अचीव किया है, क्योंकि उन्होंने सक्सेसफुली एक सैटेलाइट को डिप्लॉय किया है, टीसैट 1A को स्पेस में भेजा है। अब ये जो ग्राउंड ब्रेकिंग अचीवमेंट है, जो इतनी बड़ी अचीवमेंट आपको दिख रही है, वो एक कोलैबोरेशन के कारण आ पाई है, जो कि TASL और सैटेलॉजिक INC इन दोनों के बीच में कोलैबोरेशन से ये सब चीज़ें बनाई गई है, सैटेलाइट बनाया गया और उसको डिप्लॉय किया गया है। तो हम कहेंगे अ लीडर इन सब मीटर रिजोल्यूशन और ऑब्जर्वेशन डेटा कलेक्शन, है ना। तो यहाँ पे डेटा कलेक्शन के लिए बहुत बड़ी बात है। सैटेलॉजिक INC जो है ये एक लीड, यानी आप कहेंगे कि एक लीडिंग एक ऑर्गेनाइजेशन है या फिर लीडिंग कंपनी है, जो कि अर्थ के ऑब्जर्वेशन रिजोल्यूशन जो भी है ना, सब मीटर रिजोल्यूशन जो भी है, अर्थ के ऑब्जर्वेशन करती है और वो डेटा को कलेक्ट करती है, और वो डेटा का काम फिर आ जाता है जो भी कंपनी सैटेलाइट बना रही है उसके। तो यहाँ से कोलैबोरेशन से बहुत अच्छा बन सकता है। तो टीसैट 1A सैटेलाइट जो है ये पहला मिलिट्री स्पाई सैटेलाइट है, जो कि इनिशिएटिव है इंडिया के प्राइवेट सेक्टर का। यानी देखिए, प्राइवेट सेक्टर ने टाटा ने इनिशिएटिव लिया और इस तरह का एक सैटेलाइट भेजा है जो कि मिलिट्री की हेल्प करेगा। दूसरा ऑप्टिकल सब मीटर रिजोल्यूशन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है ये, यानी काफ़ी अच्छा रिजोल्यूशन देने वाला एक सैटेलाइट है। काफ़ी अच्छे इसमें रिजोल्यूशन आ सकते हैं, काफ़ी क्लियर इमेजेस भी आपको मिल सकती है जो भी आप देखना चाहते हो उसकी। इसको बनाया गया टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड TASL ने, और कोलैबोरेशन किया है सैटेलॉजिक INC के साथ। उसके अलावा आपको ये भी बता दूं कि स्पेस एक्स फैल्कॉन 9 रॉकेट जो होता है लॉन्च किया गया था, लॉन्च इट फ्रॉम कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा में। जो रॉकेट यूज़ किया गया इस सैटेलाइट को लॉन्च कराने में, वो स्पेसएक्स कंपनी का फैल्कन 9 रॉकेट है। तो इसको लॉन्च किया गया कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से, और ये सक्सेसफुली डिप्लॉय कर दिया गया है अभी स्पेस में। कैपेबिलिटीज देख लेते हैं और इसके एप्लीकेशंस देख लेते हैं। कैपेबिलिटी यानी मिलिट्री ग्रेड इमेजरी विद सब मीटर रिजोल्यूशन है, काफ़ी अच्छे रिजोल्यूशन, मैंने बताया कि काफ़ी क्लियर इमेजेस ही आपको देगा। तो मिलिट्री ग्रेड इमेज जो है वो ये निकालेगा मिलिट्री से रिलेटेड, और मिलिट्री को जो काम आएंगे इस तरह के इमेजेस हमको मिलेंगे, और मिलिट्री को काफ़ी हेल्प मिलेगी। मल्टी स्पेक्ट्रल और हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग इसमें होगी, यानी इससे डिटेल एनालिसिस किया जा सकता है। काफ़ी डिटेल्ड इमेजेस होगी जिससे एनालिसिस हो सकता है लैंड का, वाटर का और नेचुरल रिसोर्सेज का। तो काफ़ी चीज़ों में काम आएगा ये सैटेलाइट। इसके एप्लीकेशन की बात करें तो इंडियन डिफेंस के लिए यूज़ किया जाएगा, इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए यूज़ किया जाएगा। हमें ऊपर से हर चीज़ दिखती रहेगी कि कहाँ पे क्या हो रहा है, इस कारण हम काफ़ी अच्छे से सिक्योरिटी का जो काम है वो कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन शेयरिंग होगी फ्रेंडली नेशन के साथ, जिससे वो भी प्रिपेयर रह सके कि भाई क्या करना है और क्या स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग लेनी है। कभी कभी होता है कि हमें कुछ लोगों के सपोर्ट के साथ काम करने होते हैं, तो वो फ्रेंडली नेशन जो उनके साथ भी इंफॉर्मेशन हम शेयर करेंगे। तो इस तरह से ये सैटेलाइट रहा है जिसका नाम है टीसैट 1A, और इसका सोर्स था हिंदुस्तान टाइम्स। अब अगली जो न्यूज़ है वो न्यूज़ काफ़ी डरावनी न्यूज़ है इंडिया के लिए, क्योंकि इंटरनेट शटडाउन इंडिया की बात की जा रही है, और इसका सिलेबस GS2 में जाएगा। यस, गवर्नेंस से लेकर हर चीज़ में यहाँ पे सिलेबस जाएगा। इंटरनेट शटडाउन यानी आपके एरिया का इंटरनेट बंद कर देना सरकार द्वारा। इंडिया जो है, अगर आप ये देखोगे तो इंडिया टॉप
ग्लोबल लिस्ट जो बनी है कंट्रीज़ की, यानी मैं आपको ये बता दूं कि पूरे इंटरनेशनल लेवल पे जो लिस्ट बनी है, यानी पूरे वर्ल्ड के कंट्रीज़ की जो लिस्ट बनाई गई है, ऐसे कंट्रीज जो इंटरनेट बैन करती है अपने देश में कुछ कुछ एरियाज़ में और कुछ लोगों के लिए, उसमें इंडिया टॉप कर रहा है। इंडिया फर्स्ट रैंक पे विथ अबाउट 60% ऑफ ऑल ब्लैकआउट्स रिकॉर्डेड इन द वर्ल्ड। इंडिया में पूरे वर्ल्ड में जितने इंटरनेट बंद किए गए उसमें 60% ब्लैकआउट्स, यानी 60% जो इंटरनेट पूरी तरह से बंद कर दिए गए, बैन कर दिए गए, वो इंडिया में ही देखने मिला। और ये देखने मिला है 2016 से 2022 तक ये इंडिया में हुआ है। सोचिए इंडिया में कितना इंटरनेट शटडाउन किया जाता है। अब सबसे पहले बैकग्राउंड में अगर हम जाते हैं तो फ्रीडम इन साइबर स्पेस हिंजेस ऑन अ फ्रीली एक्सेसिबल फंक्शनल एंड अफोर्डेबल इंटरनेट। यानी हाँ, देखिए आपको फ्रीडम इन साइबर स्पेस है, यानी आपको भी इंटरनेट यूज़ करने का फ्रीडम है, सबको इंटरनेट यूज़ करने का फ्रीडम है फ्रीली, और फंक्शनल वाला यानी जो शुरू है वो, या फिर अफोर्डेबल इंटरनेट यूज़ करने का आपको फ्रीडम है। ये जो फ्रीडम है इसका एक्सटेंड की अगर बात करें तो कैन बी मेजर बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ मोबाइल एंड ब्रॉडबैंड सर्विस। तो नेट कहाँ कहाँ पे मिलता है आपको? मोबाइल पे मिलता है, ब्रॉडबैंड के थ्रू आपको मिलता है, इंटरनेट की स्पीड आप अच्छी ले सकते हो, वेबसाइट्स को आप विजिट कर सकते हो, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आप जा सकते हो, यही सब तो आपका फ्रीडम है। अगर ये सब आपसे छीन लिया जाए तो इसको कहा जाएगा इंटरनेट शटडाउन, पूरी तरह से बंद कर देना और आपको कोई भी चीज़ एक्सेस नहीं करने देना। इस तरह की चीजें यहां पे होती है। अब देखिए इंटरनेट शटडाउन को रिलेटेड प्रोविजंस क्या है, सबसे पहले देखते हैं। सेक्शन 5 क्लॉज 2 जो है इंडियन टेलीग्राफ एक्ट का 1885 का, वो ये कहता है, यानी हम कहेंगे टेम्पररी सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज, पब्लिक इमरजेंसी या पब्लिक सेफ्टी रूल्स 2017 जो है, यानी हम कहेंगे कि यहाँ पे कुछ रूल्स है टेम्पररी सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज, यानी टेम्पररी टाइम के लिए जो टेलीकॉम की सर्विसेज है वो बंद की जा सकती है पब्लिक इमरजेंसी अगर हो तो, या लोगों के सेफ्टी के लिए। इसके लिए रूल्स बनाए गए 2016 में। ये अलाउ करता है यूनियन या स्टेट होम सेक्रेटरी को, तो याद रखिएगा वो यूनियन गवर्नमेंट हो सकती है, सेंटर की गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट हो सकती है, उन दोनों में से कोई भी ऑर्डर दे सकता है कि सस्पेंड किया जाए कोई भी टेलीग्राफ सर्विस इंक्लूडिंग इंटरनेट। तो ये जो रूल्स है ना 2017 के, 2017 में हमने रूल बना के डाले हमारी सरकारों ने, और उसके बाद से यहाँ पे इंटरनेट को भी इंक्लूड करा के यहाँ इंटरनेट भी बंद करने का यहाँ पे पूरा राइट दिया गया है। अगर यहाँ ऐसा लगता है कि पब्लिक इमरजेंसी या पब्लिक सेफ्टी है तो इंटरनेट बंद किया जा सकता है। ये जो ऑर्डर होता है इसको रिव्यू करती है कमिटी 5 दिन में। जब इंटरनेट शटडाउन किया जाता है तो 5 दिन में कमिटी होगी, वो रिव्यू करेगी इसको, और कैन नॉट लास्ट फॉर मोर देन 15 डेज। ये भी कहा गया है कि 15 दिन से ज़्यादा ये नहीं होना चाहिए। अर्जेंट सिचुएशन में एक ऑफिसर होता है जॉइंट सेक्रेटरी लेवल का, आईएएस ऑफिसर के लेवल का एक ऑफिसर होता है जॉइंट सेक्रेटरी लेवल का, उसके ऊपर का भी हो सकता है। तो ये इसको कहीं ना कहीं पावर दिया है यूनियन या होम सेक्रेटरी ने, वो इशू कर सकता है इस तरह के ऑर्डर्स। तो होम सेक्रेटरी खुद नहीं करना है तो ये इस तरह के ऑर्डर्स भी दे सकता है। होम मिनिस्ट्री का ये सेक्रेटरी होता है, होम सेक्रेटरी। तो ये सब यहाँ पे होता है। उसके अलावा अब ये तो हो गया सेक्शन 5 क्लॉज 2 इंडियन टेलीग्राफ एक्ट का। उसके अलावा सेक्शन 144 जो सीआरपीसी का है, कोड फॉर सिविल क्रिमिनल प्रोसीजर, वो एम्पावर करता है डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जो भी रहेगा, एक सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट को या फिर किसी भी अदर एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को, जिसको स्पेशली स्टेट गवर्नमेंट ने पावर देकर रखी है कि इस तरह के इस तरह के जो ऑर्डर्स इशू किए गए हैं, नहीं वो भी एक ऑर्डर इशू कर सकता है जिससे प्रिवेंट किया जा सकता है, स्टॉप किया जा सकता है किसी भी तरफ का न्यूसेंस जो हो रहा है या फिर जो पब्लिक को डिस्टर्ब कर रहा है वो लोगों द्वारा इंटरनेट का यूज़ करके, वो भी इशू कर सकता है ऑर्डर। ये भी कहा गया है। ये जो ऑर्डर होगा इसमें इंटरनेट को सस्पेंड भी किया जा सकता है एक पर्टिकुलर एरिया में और एक कुछ टाइम के लिए। इस तरह की चीज़ें यहाँ पे देखने मिलती हैं। तो ये करके होता क्या है, अब काफ़ी सरकारों का कहना है कि भाई देखो हम कुछ फ़ायदे के लिए ये सब चीज़ें कर रहे हैं, इसमें कुछ गलत नहीं है। तो इनका क्या मानना है और क्या नहीं, ये देखते हैं। सिग्निफिकेंस और आर्ग्यूमेंट्स क्या है जो सपोर्ट कर रहे हैं इंटरनेट शटडाउन को। अब आप खुद इमेजिन कीजिए, आज आपके मोबाइल यूज़ करना बंद कर दिया, आज मेरा लेक्चर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं, आप नहीं देख पा रहे क्योंकि इंटरनेट नहीं चल रहा है, आप कुछ करंट अफेयर्स नहीं पढ़ पा रहे क्योंकि इंटरनेट नहीं चल रहा है, आप काफ़ी सारे लेक्चर्स अटेंड नहीं कर पा रहे, आप ऑनलाइन लेक्चर्स अटेंड नहीं कर पा रहे, आप सोशल मीडिया पर कुछ अपलोड नहीं कर पा रहे, आप कुछ देख नहीं पा रहे, तो वो ज़िंदगी कितनी खतरनाक होती होगी। तो यहाँ पे कुछ आर्ग्यूमेंट्स सपोर्ट में भी इंटरनेट शटडाउन के और सिग्निफिकेंस भी उसका बताया गया है। सबसे पहला ये बताया गया कि इंटरनेट शटडाउन अगर कर दिया जाए तो कोई अगर लोग हेट स्पीच अगर स्प्रेड कर रहे हैं, फेक न्यूज़ स्प्रेड कर रहे हैं जिस कारण वायलेंस या राइट्स हो सकते हैं, तो हम उसको रोक सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिया है कि गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था इंटरनेट शटडाउन दिल्ली एनसीआर में जब फार्मर का प्रोटेस्ट चल रहा था रिपब्लिक डे पे, जिस कारण मिस इन्फॉर्मेशन ना हो सके, और गवर्नमेंट का कहना था कि हम इसके चलते लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेंगे। दूसरा, इंटरनेट शटडाउन जो होता है वो कुछ ऑर्गेनाइजेशन या कुछ प्रोटेस्ट जो चल रहे हैं
उसको कहीं ना कहीं रोकने में मदद करता है। जो भी प्रोटेस्ट चल रहे हैं उसमें जो पब्लिक ऑर्डर को खराब कर सिक्योरिटी के लिए खतरनाक है। जैसा एग्जाम्पल देता है, गवर्नमेंट ने इम्पोज कर दिया था इंटरनेट शटडाउन कश्मीर में और बाकी पार्ट्स में देशों के, जब आर्टिकल 370 जो है इसको खत्म कर दिया गया था, इसको बंद कर दिया गया था, जिससे उनका कहना था कि एंटी नेशनल एक्टिविटीज ना हो या सेपरेटिस्ट मूवमेंट ना हो। सेपरेटिस्ट मूवमेंट यानी जो लोग आज़ाद कश्मीर चाहते थे उनकी मूवमेंट्स ना चले, इस कारण भी हमने इंटरनेट शटडाउन किया था। ये भी गवर्नमेंट का कहना है। इंटरनेट शटडाउन जो होता है वो प्रोटेक्ट कर सकता है हमारे नेशनल सिक्योरिटी को और सोवरेनिटी को एक्सटर्नल थ्रेट्स और साइबर अटैक से। अगर बाहर से कोई लोग हमारी कोई इन्फॉर्मेशन चुराना चाहते हैं या फिर नेशनल सिक्योरिटी की कुछ चीज़ें हैक हो रही है, तो ऐसे वक्त भी इंटरनेट शटडाउन करके रोका जा सकता है। फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट ने सस्पेंड किया था इंटरनेट सर्विसेज को कुछ बॉर्डर एरियाज़ में, जब ड्यूरिंग द स्टैंड ऑफ विद चाइना, जब चाइना के साथ हमारी कुछ बातचीत चल रही थी या फिर जो भी प्रॉब्लम चल रहे थे वो, जिससे कोई नज़र ना रख सके या सैबोटेज या फिर एस्पाइनेज जैसी चीज़ें यहाँ पे ना हो सके। तो ये भी गवर्नमेंट का कहना है कि ये भी हो सकता है। उसके अलावा इंटरनेट शटडाउन जो होता है वो हेल्प करता है आपको कंट्रोल करने में डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ऑफ कंटेंट दैट कुड बी हार्मफुल। यानी देखिए, कोई हार्मफुल कंटेंट जो इंटरनेट के थ्रू वो स्प्रेड कर रहा है कोई, या फिर कोई ऑफेंसिव है जो सर्टेन ग्रुप या इंडिविजुअल्स को भेजा जा रहा है, ऐसी चीज़ों को भी रोका जा सकता है। एग्जाम्पल इसका है कि गवर्नमेंट ने ब्लॉक किया था इंटरनेट एक्सेस कुछ रीजन्स में टू प्रिवेंट द सर्कुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टेबल इमेजेस और वीडियोज़, ये भी गवर्नमेंट कर चुकी है। तो आप देख रहे हैं कि गवर्नमेंट ने काफ़ी बार ये इंटरनेट शटडाउन किया था। अब देखिए, मैं आपको ये भी बता दूं आगे जाने के पहले कि हर चीज़ अच्छी और बुरी होती है, बट एक चीज़ याद रखना चाहिए, हमने भी और हमारे सरकारों ने भी, जो भी चीज़ हमें कुछ राइट दे रही है कुछ करने का, कुछ चीज़ों को बंद करने का, तो वो हमने सोच समझ के उस राइट का यूज़ करना चाहिए, उस पावर का हमने सोच समझ के यूज़ करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम कभी भी यूज़ कर रहे, उसका गलत फ़ायदा उठा रहे और हम गलत फ़ायदा उठा के कहीं ना कहीं कुछ लोगों को डिस्टर्ब किए जा रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें नहीं करनी चाहिए, ये भी याद रखना चाहिए। ये चीज़ें अच्छी हैं, ये जितना भी है सिग्निफिकेंस बराबर है, बट इसका गलत फ़ायदा नहीं उठाना है, ये हमारी सरकारों को याद रखना है। उसके बाद हम आगे चलते हैं, तो इश्यूज़ देखिए रिलेटेड टू इंटरनेट शटडाउन। इंटरनेट शटडाउन अगर कर दिया जाता है तो क्या होता है, ये अब देखते हैं हम। अगर यहाँ पे इंटरनेट शटडाउन हो जाता है तो आपका फंडामेंटल राइट जो आर्टिकल 19 क्लॉज 1E में जो है वो कहीं ना कहीं वॉयलेट हो जाता है। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है ये वॉयलेट हो जाएगा। और एक्सप्रेशन के साथ साथ हम कहेंगे कि 19(1)G जो है ये भी कहीं ना कहीं वॉयलेट होता है, राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन। तो ये भी होता है इंटरनेट मीडियम। देखिए, इंटरनेट के थ्रू फॉर एग्जांपल मैं कोई ऑनलाइन काम कर रहा हूँ तो वो भी मेरा रुक जाएगा, या फिर मेरा वर्क फ्रॉम होम है तो वो भी नहीं हो पाएगा। तो ये कहीं ना कहीं ये दो राइट्स को तोड़ रहा है। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है अनुराधा भसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2020 में। तो ये आपका पहला राइट तोड़ता है। दूसरा, इंटरनेट शटडाउन जो होता है वो राइट टू इंफॉर्मेशन भी तोड़ता है, क्योंकि ये भी आपका फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 19 के अंडर ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, तो यहाँ पे राइट टू इंफॉर्मेशन है, ये भी तोड़ा जाता है, क्योंकि आपको गवर्नमेंट की इंफॉर्मेशन इंटरनेट के थ्रू भी ले सकते हैं, बट यहाँ नहीं लेने मिलेगी। राज नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1975 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तीसरा, इंटरनेट शटडाउन जो है आपका राइट टू इंटरनेट भी तोड़ता है, जिसको इंटरनेट फंडामेंटल राइट कहा गया है आर्टिकल 21 के चलते केरला हाई कोर्ट ने फाहिमा शिरीन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस में। तो यहां भी आपको पता चल रहा है एक और राइट वायलेट हो रहा है। चौथा, यहाँ पे इंटरनेट शटडाउन जो होता है ये इंप्लीमेंट किया जाता है विदाउट क्लियर लीगल फ्रेमवर्क्स या फिर इनसाइट मैकेनिज्म, यानी कुछ अच्छी चीज़ें ना बताते हुए या फिर डायरेक्टली बंद कर दिया जाता है। इस कारण गवर्नमेंट जो ये मनमानी कर रही है, आर्बिट्ररी एक्शन ले रही है, डिसप्रपोर्शनेट रेस्ट्रिक्शन डाली जा रही है इंटरनेट पे, ये भी हो जाता है। और इस तरह की अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म ना होने के कारण अथॉरिटी जो होती है अपने पावर का गलत इस्तेमाल कर रही है, ये दिख जाता है। तो वो कुछ भी जस्टिफिकेशन देके या विदाउट एडिक्वेट जस्टिफिकेशन देके भी ये इंटरनेट बंद कर सकते हैं, क्योंकि कोई लीगल फ्रेमवर्क इससे जुड़ा हुआ नहीं है। तो ये भी रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा आपको ये भी बता दूं कि बियॉन्ड द इमीडिएट सोशल एंड पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन जो आपने देखे, इसके अलावा इंटरनेट शटडाउन जो होते हैं ये कहीं ना कहीं इकोनॉमिक रिपरकशंस भी के लिए भी काफ़ी सिग्निफिकेंट है। यानी आप देखोगे तो डिसरप्शन हो जाता है ऑनलाइन कॉमर्स का। यानी आपको जैसे कि पता है कि कुछ लोगों के बिजनेस ऑनलाइन चलते हैं, कुछ लोग जो है वो अपने प्रोडक्ट्स ऑनलाइन बेचते हैं, उनके यहाँ भी प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है, क्योंकि उस एरिया के लोग खरीद नहीं पाएंगे ऑनलाइन प्रोडक्ट्स को। देखिए, इंटरनेट शटडाउन होने के कारण कितना प्रॉब्लम जाता है, कम्युनिकेशन नहीं होगा, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस लोगों के नहीं चल पाएंगे, तो इस कारण इकोनॉमिक ग्रोथ भी रुक जाएगी। तो ये भी यहाँ पे हो सकता है, इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे लोग। अल्टीमेटली हम कहेंगे कि लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट
ऑब्जेक्टिव जो है वो पूरे नहीं हो पाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू टॉप 10 वीपीएन, इंडिया जो है, इंडिया का कितना रेवेन्यू लॉस हुआ इंटरनेट शटडाउन के कारण? तो 2091 करोड़, 2091 करोड़ का, जो कि $255 मिलियन डॉलर्स है। तो इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 2023, क्योंकि इंडिया ने इंटरनेट शटडाउन किया था। तो देखिए इंडिया को इकोनॉमिक लॉस कितना बड़ा हुआ था। इंटरनेट शटडाउन जो होता है सोसाइटी को भी खराब करता है, क्योंकि कम्युनिकेशन नेटवर्क्स नहीं रहे तो काफ़ी सारी सर्विसेज नहीं ले पाते हैं हम। तो इंडिविजुअल आइसोलेट होने लगते हैं, अकेला अकेला फील करने लगते हैं, और सोशल कोहेशन जो है इसका मे बी सफ़र एज अ रिजल्ट, एज पीपल आर अनेबल टू कनेक्ट, है ना, लोग एक दूसरे से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, वो अकेला अकेला फील कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज नहीं हो पा रहे हैं, मोबिलाइज नहीं हो पा रहे इफेक्टिवली, यहाँ से वहाँ नहीं जा पा रहे, और उनको एक फीलिंग आना शुरू हो जाता है आइसोलेशन और एलिनेशन की, मुझे बाहर कर दिया है, बाकी लोग इंडिया में यूज़ कर रहे हैं इंटरनेट और मैं ही यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मुझे अकेला छोड़ दिया गया है, मेरा कोई नहीं है, मैं किसके साथ शेयर करूं ये बातें, मैं किसको बताऊं, ये चैट किसको करूं, मुझे ये इमेज किसी को भेजना है मैं कैसे भेजूं, आज मैंने कुछ नया देखा वो मैं किसी व्यक्ति को भेजना चाहता हूं वो कैसे भेजूं, ऐसे ढेरों प्रॉब्लम इससे जुड़े हुए हैं। तो इंटरनेट शटडाउन इंडिया में बहुत ज़्यादा हो रहा है, ये खबरों ने कहा है, और ये जो खबर थी, ये जो न्यूज़ थी, इसका सोर्स था द हिंदू। चलिए अब बारी आज के एमसीक्यूज, प्रैक्टिस एमसीक्यूज को सॉल्व करने की। तो पहला क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू TSAT-1A सैटेलाइट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट इज TSAT-1A फर्स्ट मिलिट्री स्पाई सैटेलाइट initiative in India's private sector. Second, it is an Earth observation satellite. Third, it is built by Tata Advanced System Limited. Fourth, SpaceX Falcon 9 rocket launched it from Kennedy Space Center, Florida. How many of the statement given above are correct? Only one, only two, only three, all four. आपको जो भी आंसर सही लगते हैं उसको आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। क्वेश्चन 2 जो है वो है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ईरान, इराक, कुवैत, ओमान, कतार, Saudi Arabia. How many of the above mentioned countries are the member of the Gulf Cooperation Council, GCC? Only 2, only 3, all 4, only 5. only 4, ठीक है, all 4 मैंने बोला, तो only 4, only 5. उसके बाद थर्ड क्वेश्चन जो है वो है विथ रेफरेंस टू द क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। First is credit deposit ratio is financial metric that measures a proportion of bank's deposit base that is used for lending. Second, the higher ratio indicates that a larger portion of bank's deposit is being lent out as credit. Which of the following statement given above is or are correct? Only one, only two, both 1 and 2, neither 1 nor 2. अब बारी है जो हमने पिछले करंट अफेयर के क्वेश्चंस डिस्कस किए थे उसके आंसर्स जानने की। तो 10 अप्रैल के जो हमने डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस डिस्कस किए थे उसके पहले क्वेश्चन का आंसर है डी, दूसरे का आंसर है सी, तीसरे का आंसर है सी। आई होप आपके आंसर्स सही निकले हो। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक जरूर करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली मिलते रहे। अगर आप और अपडेट्स चाहते हैं तो आप फेसबुक पेजेस जो है मेरे उनको भी फॉलो और लाइक कर सकते हैं, श्रेयस बढ़िया इंटरप्रिटेशन। अगर आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कोई भी डाउट पूछना चाहते हैं तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज के थ्रू इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं। मुझे फॉलो कीजिए श्रेयस बढ़िया द पीस लवर पर, आपको आपके सवालों के जवाब भी मिलते रहेंगे। उसी के साथ साथ अगर आप मुझे मेल करना चाहे तो shreyasbadi@gmail.com पे आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। और अगर आप और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो चाहते हैं तो आप मेरे एकेडमी श्रेयस IAS एकेडमी के जो अकाउंट है इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे वहां भी उसे फॉलो करके मुझे सपोर्ट दिखा सकते हैं। मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। टेक केयर एंड हैव अ वेरी गुड डे।